स्वागत है दोस्तों को फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और सभी लोग देश को स्वतंत्रता में जो कि इस 78वें क्रम का स्वतंत्रता दिवस हुआ, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होंगे। उसके लिए आप सभी को बधाई और हमारे इस FMSC परिवार की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है सब कुछ करते हुए देश की स्वतंत्रता में एक अपना अहम योगदान रखा कीजिए और जिस तरह जो स्वतंत्रता के लिए जो अपने हमारे वीर शहीद जो है बलिदान दिए थे, उनकी इस कुर्बानी को याद कीजिए और उनके इस कार्य को सराहिए और उसके साथ साथ हमारे इस मेहनत को भी सराहने का प्रयास किया कीजिए कि इस तिथि को भी जो है हम आपके सामने सम्मुख हो चुके हैं अपने पूरे होश हवास और पूरे जोश के साथ, जो कि होमवर्क में दिया गया था और उसी होमवर्क के सीरीज में जो है जो होमवर्क दिया गया था वो सबसे पहले लेके फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं जो सभी लोग अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जहां तक हम कल कर चुके थे उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, इसको आज पूरा खत्म कर देना है। और उसके साथ इसको ख़त्म करने के साथ साथ जो उसके बाद जो केमिस्ट्री का सेक्शन दिया गया था, केमिस्ट्री को भी लास्ट कर देना है उस चैप्टर को, जो कि द्रव्य और उनके गुण था। उसके बाद जो बायोलॉजी था उसका भी लास्ट सेक्शन ही चल रहा है, कुछ संघ और कुछ उसके बारे में उभयचर के बारे में बात करना है। वो सारा चीज़ खत्म करने के बाद जो है आपको कल फिर से नया चैप्टर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए क्योंकि ऐसा डिस्कशन आपको कहीं अन्यत्र जो है मिलने वाला नहीं है। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने कल चर्चा भी किया था, यदि हल्की और भारी दो गेंदों को एक समान वेग से गतिशील है तो किस गेंद को कैच करना आसान होगा? हल्की गेंद को कैच करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम जो है यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया जो है होती है। यही जो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है यह कहा जाता है। चलिए इसके लिए कुछ उदाहरण भी है। बहुत चर्चित उदाहरण है कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक जितना स्पीड से आगे जाती है उसका कुछ झटका जो है वो पीछे की ओर भी देती है। जितना बल से वो आगे जाएगी उतना ही बल से वो क्या करेगी? झटका भी जो है देती है। अगला है कि रॉकेट की गति जो है उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास के कारण जो है प्रतिक्रिया जो है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम को भी फॉलो किया करती है। उसके बाद है कि नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर जो खेवना होता है, ये भी न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से ही संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद जो हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वो भी अनुक्रिया जो है वो भी जो है प्रतिक्रिया बल के ही कारण जो है अपने भार को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, कितना भार हमारे शरीर में हो गया है। चलिए अब इसके बाद आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक ना? ये रॉकेट जो उड़ता है ये किस क्रिया का उड़ता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है यह आधारित हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि रॉकेट का ईंधन जब जलता है ना तो तीव्र गति से गैस का निकास होता है। जब रॉकेट का ईंधन जलेगा तो तीव्र गति से क्या होता है? गैस का निकास हो जाएगा। ठीक है ना? और जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है ना? माने उसका गैस नीचे की ओर निकलता है जो कि इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसको ऊपर की ओर धकेलता है। उसके बाद है कि रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग में परिवर्तन की दर भी नियत रहती है, पर जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें से ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान जो है वो कम होने लगता है, जिसके कारण संवेग में संरक्षण के अनुसार जो है उसके वेग और त्वरण में वृद्धि होती है और वो तेजी से क्या होने लगता है? ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद है कि संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव क्या होती है? पीछे की ओर सरक जाती है। ये संवेग संरक्षण के कारण भी होता है और न्यूटन की गति के तीसरे नियम। देखिए अगर आपको उदाहरण में क्या कहते हैं ऑप्शन में ये भी मिल जाए संवेग संरक्षण तो ये मत मात्र ध्यान रखिए कि सिर्फ रॉकेट ही ऊपर उड़ता है संवेग से। ये जो है नाव जब पीछे की ओर चले मतलब कूदिएगा नाव से तो भी पीछे की ओर जो होती है ये भी क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति के तीसरा नियम के साथ साथ संवेग को संरक्षित करती है। चलिए आगे हो जाएगा, अगला बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है अभिकेंद्रीय बल। तो बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसके मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल और टायरों के बीच लगने वाले जो बल होता है उसको कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जैसे ही देखिएगा कि जिस तरह आप राउंड घूमते हैं तो जिस तरह मतलब जिसके पक्ष में घूमते हैं उसी तरफ दिशा में क्या होता है? लोग क्या होता है? थोड़ा देर के लिए झुक जाता है, मतलब केंद्र की ओर झुकने का प्रयास करता है। अगर गेट खोल दीजिएगा तो झुक के बाहर फेंका जाइएगा, इसलिए गेट मत खोला कीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए और
ग्रहों को ग्रह के परिक्रमण के लिए भी आपको अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जरूरत होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी में बांध कर नचाते हैं तो वो किस बल के कारण राउंड राउंड नचते रहता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? एक निश्चित अक्ष मान के जो क्या होता है वो नचते रहता है। वृत्तीय गति भी जो नचती है, जो कि टायरों हो या चक्कों की गति है, एक निश्चित धुरी पर नचती है, ठीक है ना। जैसे वृत्त में किसी चीज को केंद्र मान के काम करते हैं ना, उसी प्रकार जो अभिकेंद्रीय बल जो है केंद्र की तरह जो है वो काम करती है। चलिए उसके बाद हो जाएगा आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अधिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लेता है। देखते हुए कि जब आकाश में जहाज उड़ रहा है और उसको एक टर्न लेना है तो ऐसे न जाके ऐसे हो जाता है, 90 डिग्री पर नहीं घूमता है, वो पहले खुद को तिरछा करता है, ठीक ना। और उसके बाद वो अपना टर्न जो है, जैसे लेफ्ट होता है लेफ्ट लेता है, राइट होना है तो उसको राइट को पहले जो है थोड़ी तरफ मोड़ता है। जब देखते हुइएगा कि टर्निंग पे जब बड़ा बड़ा वाहन जब टर्न लेता है तो उसको थोड़ा लंबा लेके घुमाता है ताकि वो अभिकेंद्रीय बल को बराबर रख सके। एकाएक वो मोड़ लेगा तो क्या होगा? ट्रक जो है पलट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अभिकेंद्रीय बल को बराबर रखने के लिए जो है अपना राउंड को क्या करता है? थोड़ा बड़ा करता है। ये सभी अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? उदाहरण जो है हो जाएगा। कोई दिक्कत सर जी? अब इसके बाद जी सर, वहाँ पे रोड भी थोड़ा तिरछा बनाया जाता है ताकि उधर से ऊंचा भी हो और पानी भी वहाँ पर कम लगे, रोड टूटे भी ना, ऐसे बहुत सारा कारण इसका हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आता है अपकेंद्रीय बल। तो ये अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर काम करती है और अपकेंद्रीय बल हो जाएगा तो केंद्र की बाहर की दिशा की ओर काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा दूध से मक्खन निकालना, उसके बाद वॉशिंग मशीन, ये सभी जो है अपकेंद्रीय बल पे भी काम कर। दूध से दही निकालिएगा, दूध से दही बनाते हैं लोग, ठीक है ना, निकालते नहीं, निकालने के बाद क्या कीजिएगा तो दूध से दूसरा कुछ निकलता है, मक्खन, हाँ बनता है और दही जम जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूटन के तीसरे जब कोई व्यक्ति जो है किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, जैसे चक्रीय झूला हो, तो वह बाहर की ओर एक बल का अनुभव करते हैं और वह बल कौन सा बल हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल का अनुभव करता है। देखते हुए टावर झूला पर कहीं चढ़िएगा तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो लगता है कि फेंका जाएंगे बाहर, यानी केंद्र को बाहर की ओर क्या करता है? उसको फेंकने का काम करता है, लेकिन लोग कस के पकड़े रहता है ताकि फेंकाए ना, उसमें से लगा भी लेता है, देखते हुए ना। और उसके बाद क्या करते हैं, देखें डांसिंग मशीन कार देखें ना, जो भी जब केंद्र उसको राउंड राउंड नचाता है और एक बार झटका देता है तो लगता है कि बाहर फेंका जाएंगे, ब्रेक डांस, सही पकड़े हैं सर जी। उसी को अभी वो अपने केंद्र को बराबर रखने, केंद्र की तरफ झुकता है लेकिन उसको लोग झुकने नहीं देता है, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है ना। कितना कहता हवा पास हो जाता है उसको देखते ही, जिसमें हमारे बाबा जी के भी अनुभव होता है उसमें। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, पहले ही बोल दिए, उसके वॉशिंग मशीन, ये सभी जो है अपकेंद्रीय बल पर जो है यह उदाहरण हो जाएगा। अब जो है इसके बाद आता है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बल गुने बल की दिशा में दूरी या बल की एक भुजा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण भी कैसी राशि है? सदिश राशि। और बल भी कैसी राशि है रोहित शर्मा? सदिश राशि ही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है बल आघूर्ण का कुछ उदाहरण, ठीक है ना। देखिए आपको कभी कभी जो है ना आपको फार्मूला परिभाषा न दे के कुछ उसका उदाहरण पूछा कि यह किससे संबंधित होने वाला है, ठीक है ना विनोद जी। हाँ देखिए, जैसे ही आपको स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेंच को जो आसानी से घुमा देते हैं, ये बल आघूर्ण के कारण क्या होता है? पेंच को स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा जल्दी जो है घुमा देते हैं। उसके बाद रिंच द्वारा नट बोल्ट जो आसानी से खोल देते हैं, ये भी टॉर्क के कारण होता है, ठीक है ना। यानी बल आघूर्ण के कारण क्या होता है? रिंच नट बोल्ट जो है रिंच से आसानी से खुल जाता है। हाथ से घुमाएगा खुलेगा नहीं खुलेगा, उसके लिए आपको बल आघूर्ण की जरूरत है। और वो एक प्रकार का खांचा बनाया रहता है जिसमें जाकर वो फंस जाता है, उसके बाद वो उसके कारण जो क्या होता है वो खुल जाता है। उसके बाद हैंड पंप को हत्थे को लंबा रखना ताकि जो है प्रेशर जो है अधिक से अधिक लग सके। प्रेशर अधिक लगेगा ताकि चलाने में क्या होगी? आसानी रहेगी और पानी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। देखते हुइएगा कि हथौड़े को, डंटी को लोग बड़ा क्यों रखता है बड़े बड़े कुल्हाड़ियों में? ताकि जो है बल आघूर्ण जो है वो ज़्यादा लग सके। उसका डंडा छोटा रखे, उसको खुद पकड़ने में नहीं होगा, उसको हथौड़ियाँ चलाने में नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगला है इसके बाद आता है जड़त्व आघूर्ण। ये तो बल आघूर्ण था, अब उसके बाद आता है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण भी फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने उसके अक्ष की त्रिज्या की दूरी का होल स्क्वायर, जो इसी के अक्ष में फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसका सूत्र कुछ अनुप्रयोग है, बताइएगा इसमें कि रसरी पर जो कर्तव्य दिखाता है, रसरी पर जो कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति जो होता है, बढ़ जलाइए, छोड़ दीजिए, गलत उठ गया, बैठ जाइए। रसरी पर कर्तव्य दिखाने वाला जो नट जो होता है, वह रसरी पर संतुलन बनाए रखने के लिए लंबी लाठी का प्रयोग करता है। देखते जाए कि जब कोई खिलाड़ी या मदारी जो है बच्चे को रसरी पर चढ़ाता है
तो उस पर जब चढ़ाने के लिए जो दिखाता है, जब रस्सी पर चलता है वो, तो संतुलन बनाए रखने के लिए लंबी सी लाठी का उपयोग करता है। यह किसको संतुलन करता है? ये जड़त्व आघूर्ण को संतुलन करता है। इससे क्या होता है कि लाठी में जो उसका जड़त्व आघूर्ण होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, और वो चलते समय थोड़े थोड़े असंतुलित बल को भी आसानी से संतुलन जो है वो कर लेता है। सारा बल जो कहाँ देता है? वो अपने लाठी पर देता है। शरीर का सारा बल कहाँ देता है? लाठी पर। वो असंतुलित बल रहता है, धीरे धीरे उसको जो है वो संतुलित जो है वो कर लेता है। अब इसके बाद जो दिया हुआ इसमें प्रक्षेप्य गति, कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति। और प्रक्षेप्य गति को ही अंग्रेजी में जो ना प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, ठीक है ना। और एक तरह से जो है प्रक्षेप्य गति का इतना तो सभी लोग जानते हैं कि अधिकतम दूरी के लिए 45 डिग्री होना चाहिए और लंबवत दूरी के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए इस, हाँ वही लंबवत दूरी और अधिक ऊंचाई के लिए 90 डिग्री होना चाहिए और अधिक लंबी दूरी के लिए 45 डिग्री होना चाहिए। देखिए इसमें जो है इसका मुख्य उपयोग लोग कहाँ करते हैं? भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा को देखे ना? देखे तो नहीं होंगे, मोबाइल पर देखे होंगे। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में उपयोग करते हैं, इसमें कितना डिग्री एंगल बना फेंकते हैं? 45 डिग्री। आपको चक्र फेंके, जो गोला फेंकता है, बिहार पुलिस ने बिहार दरोगा में जो गोला फेंकाता है, आप फेंके है ना? अरे आप तो क्या नहीं कर सकते, आप तो बस थोड़े से चूकने वालों में से हैं, वरना विनोद जी और आप तो एक ही बैच के विद्यार्थी हैं। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो थ्रो होता है, शॉर्ट पुट जो होता है, और शॉर्ट पुट के बाद कीजिएगा तो एशियन गेम में जो है ना शॉर्ट पुट में जो है अपना पदक लेके आने वाले भारतीय कौन बने हैं? तजिंदर पाल सिंह, ठीक है ना, जो कि आपको 19वें क्रम के एशियन गेम हुआ था, उसमें शॉर्ट पुट में ये पदक लेके आए थे, तजिंदर पाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है कितना डिग्री बना के फेंकते हैं? 45 डिग्री बना के फेंकते थे। चलिए अब जो है इसके बाद देखिएगा कि ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को देखिएगा, वो अपने आप को 90 डिग्री रखकर कूदने में अधिक ऊंचाई वो प्राप्त करते हैं। जब ऊंची कूद जो लोग कूदता है तो अपने आप को 90 डिग्री बना के जो है क्या करता है? कूदता है। अब इसके बाद आते हैं घर्षण पे। किस पे आते हैं? घर्षण पे। और घर्षण की बात कीजिएगा तो घर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। और घर्षण जो है ना हमेशा एक प्रकार का क्षयकारी बल है। कौन सा बल है? क्षयकारी बल। मतलब कहने का ये हो गया कि इससे हमेशा नुकसान होता है, ठीक है ना। घर्षण से हमेशा क्या होता है? नुकसान होता है। ये आपको बहुत नुकसान ही होता है, लेकिन कुछ स्थिति में आपको फायदा भी होता है, ठीक ना, जिसके कारण संभव नहीं है लेकिन उसके बिना असंभव कर सकते हैं। जैसे आप चलते हैं सड़क पे तो घर्षण के कारण ही चलते हैं। ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से कुछ लिखते हैं तो भी घर्षण के कारण ही लिखते हैं। देखिए लिखने से आपका कुछ खिया भी रहा है, मतलब खल्ली से लिखिएगा तो खल्ली जो है आपका क्या होगा? चौक जो खिया जाएगा, लेकिन वह जब तक उसका उपयोग नहीं कीजिएगा तब तक लिखना जो है संभव नहीं है। आप पेन से लिखते हैं ना तो वो लिखते हैं तो उसका आपका नीब घिसता है, ठीक ना, घिसता है तो आपके ऊपर से इंक आता है तो वो इंक भी खत्म होता है। वो भी लिखने का काम आप किससे करते हैं? घर्षण के कारण ही करते हैं। समतल सतह पर आपको चलने में तकलीफ होगी, लेकिन उसी सतह को अगर खुरदरी बना दीजिएगा तो वो भी घर्षण के कारण संभव हो जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, घर्षण के कारण ही खुरदरी सतहों में दलहनी पौधे के जड़ में भी जो है राइबोसोम पाया जाता है। देखिए घर्षण का हर जगह उपयोग है, हर क्षेत्र में उपयोग है। अब किताबी भाषा जो है वो समझाने का प्रयास करते, समझिएगा कि इसमें जो है ना आपको दो प्रकार का बल हो जाएगा। पहला संतुलित बल और दूसरा हो जाएगा असंतुलित बल। पहला संतुलित बल, दूसरा क्या हो जाएगा? असंतुलित बल जो हो जाएगा। देखिएगा इसमें कि यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा हो तो सभी परिणाम जो है एक दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे हो कि परिणामी बल शून्य हो तो लगने वाला बल जो है वो लगने वाला बल संतुलित बल हो जाएगा। और संतुलित बल के कारण पिंड में कोई गति नहीं होती है। अब देखिए ठीक इसके विपरीत हो जाएगा कि लगने वाला बल जो है पिंड की दिशा में गति करने लगे तो वो कौन सा बल हो जाएगा? असंतुलित बल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि घर्षण जो है वो आगे चल के दो प्रकार में हो जाएगा। पहला स्थितिक घर्षण और दूसरा हो जाएगा गतिक घर्षण। पहला स्थितिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण। और घर्षण में दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछता है कि कौन सा घर्षण इनमें सबसे अधिक होने वाला है, स्थैतिक घर्षण या लोटनिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण जो है अधिक मात्रा में लगता है और लोटनिक घर्षण जो है वो कम मात्रा में लगता है, क्योंकि वो लुढ़क के क्या होता है? आगे चला जाता है। अब देखिए लोटनी, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि सर्पी घर्षण से अधिक जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन यानी स्थितिक घर्षण से ज़्यादा जो है लोटनी घर्षण से ज़्यादा जो है वो स्थितिक घर्षण का मान जो है यह होता है। अब आते हैं घर्षण के कारण घर्षण बल के गुण। और पहला गुण सुन लीजिएगा कि घर्षण जो है आपको घर्षण सतह चिकनी होने पर घर्षण क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होने वाला है, ठीक है। और सतह को खुरदुरी कर दीजिएगा तो घर्षण क्या हो जाएगा? ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मशीनों में बॉल वायरिंग को खियाने से बचाने के लिए ग्रीस मोबिल का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब देखिए घर्षण का उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है। देखिए घर्षण के कारण ही जो है
घर्षण के उपयोग के कारण ही जो है लोग सड़कों पर चल पाते हैं, ठीक है ना। सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने के कारण पहिया फिसलने लगता है। बारिश के मौसम में देखिएगा थोड़ा सा भी कादो पानी हो जाता है, लोग क्या होता है उसके फिसलता है ना, वहाँ घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक ना। जहाँ घर्षण जीरो वहाँ आप हीरो नहीं बनिएगा, वहाँ आप मुँह और फोड़ कहिएगा, ठीक है ना। और मतलब बहुत जगह पे चलिएगा आप, जिंदगी तो आपका ऐसे ही उठल पुठल चल रहा है, ठीक है ना। और ऐसे भी आप अगर गिर जाएगा फिसल के तो आपको जेसीबी भी बिना उठ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप जो है आपका वजन भी बढ़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताया, कीचड़ में जब गाड़ी फंस जाती है तो किसकी सहायता से बाहर निकालते हैं? घर्षण की सहायता से क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। सड़कों पर तेल आदि फैला देने से घर्षण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इससे साइकिल का पैर, साइकिल का चक्का भी फिसलने लगता है। देखिए उसके बाद जो है घर्षण से हानि क्या क्या होने वाली है। घर्षण के कारण जो है ऊर्जा का अधिक अपव्यय होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता क्या होती है, कम होने लगती है। ऊर्जा अधिक खत्म होता है, मशीन क्या होता है, उसके ऊर्जा मशीन से क्या कहते हैं ये मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। मशीनों के कल पुर्जे में घर्षण के कारण जो है उष्मा या ध्वनि जो है उत्पन्न होते रहती है। देखते होगा जहाँ ज़्यादा घर्षण होगा वहाँ पर ज़्यादा जो है आवाज़ भी देने लगता है। नॉर्मल समझिए ना कि आपका साइकिल है, छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, चैन कवर में चैन सटने लगता है ना, तो वहाँ घर्षण होता है और इतना आवाज़ करेगा, कोई काय करते रहता है कि आप साइकिल कम चलाइएगा और पड़ोसी से डिस्टर्ब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होते रहता है ऐसा। ये आपको जो है ना बरसात के महीनों में ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा ये बारिश में साइकिल भीग जाएगा, तो जब तक उसमें तेल नहीं दीजिएगा वो मानने वाला नहीं, आवाज़ करते रहेगा, ठीक है ना। वैसे तेल पी के बहुत कुछ शांत भी हो जाता है। चलिए उसके बाद आता है केपलर का नियम, जो कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हो जाएंगे। और केपलर ने कितने नियम दिए थे? तीन गो नियम दिए थे। और इसके अनुसार जो है सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में किस दीर्घवृत्ताकार रूप में जो है कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उसमें सूर्य कहाँ स्थित होता है, एक केंद्र पर एक फोकस मान के सूर्य बीच में स्थित जो है यह रहता है। तो ये आपको केपलर का नियम हो जाएगा। इसमें प्रथम नियम हो जाएगा ये। दूसरा नियम हो जाएगा, दूसरा नियम किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ये केपलर का दूसरा नियम हो जाएगा। और केपलर के दूसरे नियम जो है या किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर जो है यह आधारित हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि केपलर का नियम जो है कितना हो जाएगा, 3 गो। और केपलर का कौन सा नियम जो है यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, तो दूसरा नियम जो हो जाएगा केपलर का दूसरा नियम जो है कोणीय संवेग संरक्षण को फॉलो करता है। और तीसरा नियम हो जाएगा केपलर का जो कि परिक्रमण कालों का नियम हो जाएगा। और यह कहता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग जो है वह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में अर्ध दीर्घ कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू जो है हो जाएगा। केपलर के तीसरा नियम याद रखिए, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू हो जाएगा। आर स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। यह किस नियम के संबंधित होगा, ये केपलर का तीसरा नियम हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक फोकस पे स्थित केंद्र में या फोकस पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी क्षेत्रफल के बारे में बताता है, ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल जो है वो नियत रहता है। किसका, ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल क्या होता है, नियत रहता है। और तीसरा नियम बताता है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। ये केपलर का तीसरा नियम हो जाए। कोई दिक्कत रही शर्मा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होने वाला है, ठीक ना। और जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। बुध का कितना है, 88 दिन, सबसे नजदीक है इसलिए उसका सबसे कम होने वाला है। जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा और जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही दूर होगा। यह किस नियम को फॉलो करता है, केपलर के तृतीय नियम यानी टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। इससे पहले बात पता था, नहीं पता था? आप सीख गए ना। अरे आपको तो क्या नहीं पता है, अरे आप तो वो एक्सपीरियंस बंदा है जो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं।
चलिए अब इसके बाद जो इसको दिया गया था, इसमें एक चैप्टर, इसमें एक बात और बता, इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद कल से आगे बढ़ा जाएगा। इसमें है उसके बाद गुरुत्व केंद्र। कौन सा केंद्र? गुरुत्व केंद्र। देखिए गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण भार स्थित रहता है, ठीक ना। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण भार स्थित रहता है। देखिए कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने के वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उस तल से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये हो गया कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर जाएगी, ठीक है ना। और इसका कुछ नियम है, और ये देखिए इसी के संबंध होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, F बराबर जी, हाँ Gm1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला हो जाएगा। और इसका G का मान दिए थे हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, जो कि सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। और इसका मान कितना हो जाएगा? हाँ, बड़का जी का मान 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यह जो है सर्वप्रथम न्यूटन 1686 में बताए थे कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड जो है एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में जितना पिंड है वो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। यह बात जो है 1686 में कौन बोले थे? न्यूटन के द्वारा बोला गया था। और न्यूटन के हिसाब से यही दो पिंड के बीच जो आकर्षण बल रहता है इसी को जो क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। हालांकि प्राचीन भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण होती है, परंतु गणितीय विधि से गुरुत्वाकर्षण नियम को सिद्ध कौन किए थे? यह न्यूटन के। ब्रह्मगुप्त पहले बोल दिए थे कि ना होता है, लेकिन वह बोल के निकल लिए, लेकिन उसको सिद्ध कौन किए? मैथमेटिकल रूप से न्यूटन के द्वारा किया गया। और यह जो है न्यूटन का फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर Gm1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। और इंटर में जो है ना 12th क्लास में इससे भर भर के क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। इंटर के क्वेश्चन में भर भर के ही देता है, ठीक है ना। और देखिए इसका नियम सुन लीजिए क्या होता है कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपको F बराबर Gm1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर कहलाता है जी, जहाँ G कैपिटल G क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद जी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको गलत क्या लगता है यहाँ से बताइए। अब जो है इसके बाद जो है ये हो गया। अब इस जो होमवर्क में दिया गया था परमाणु संरचना और रासायनिक बंधन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो है हम तो कल बता दिए थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बता दिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी हुई सवालों को दूर करने के लिए उसके बाद किसका मॉडल आया था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया था। किसका आया था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो आया था। कल हम समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक बता दिए थे ना, तो बताएगा समभारिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोबार कहा जाता है। और समन्यूट्रॉनिक को आइसोटोन्स कहा जाता है। और समस्थानिक क्या कहता है? आइसोटोप्स जो है कहा जाता है। ये तो आपको हो गया अंग्रेजी हिंदी माध्यम में। कभी कभी फंसाने के लिए जो है ना आपको दोनों देता है, इसलिए फंसना नहीं पड़ता वो, ठीक है ना। फंसा के आना है, ठीक है, चाहे वो लड़की रहे चाहे क्वेश्चन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं बोर-बेरी का नियम। कौन सा नियम? बोर-बेरी का नियम। अब देखिए इसमें ध्यान सुनिएगा कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है इसको किससे दर्शाते हैं? 2n स्क्वायर से। किससे दिखाते हैं? 2n स्क्वायर से। और यह 2n स्क्वायर का नियम कौन दिए थे? यही बोर-बेरी के द्वारा ही दिया गया था। 2n स्क्वायर हो जाएंगे, जो कि नियम दिए थे बोर-बेरी का नियम हो जाएगा। और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 को हो सकती है। यह बात भी कौन बोले थे? बोर-बेरी के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद बढ़ते हैं कक्षा और उपकक्षा में। तो कक्षा का संख्या कितना हो जाएगा? KLMN, चारों कक्षा हो जाएगा ना। KLMN जो हो जाएगा। बोर के अनुसार जो है प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, अतः इन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से प्रयुक्त अक्षर के बड़ा अक्षर में KLMN से डिनोट किया जाता है। नाभिक के समीपस्थ कक्षा में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? K कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सबसे नजदीक रहेगा उसको के नाम दिया जाता है। उसकी ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा किस कक्षा में चक्कर काटते हैं? वृत्तीय कक्षा में चक्कर काटते हैं। अब देखिए के कक्षा में जो है ना उप कक्षा कौन होगा? S। उससे उप कक्षा कितना होता है? SPDF होता है। और कक्षा भी कौन कौन होता है? KLMN। देखिए फिर से बता देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कक्षा को ही जो है सुनिए, पहले 7 को 8 में बोलिए। कक्षा को ही क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी बोला जाता है। कक्षा को ऑर्बिट भी बोला जाता है। कोष भी कक्षा को ही बोला जाता है, और कक्षा को कक्षा ही बोला जाता है। यानी कोष
कक्षा और ऑर्बिट तीनों एक ही कहलाता है। यानी कि इसी को कक्षा बोलिए, कोष बोलिए या ऑर्बिट बोलिए, ठीक है ना। तो यही आपको जो कक्षा, कोष और ऑर्बिट हो जाएगा, यही आपको के, एल, एम और एन हो जाएगा। और इसका ठीक आगे बढ़िएगा तो उसको उपकक्षा बोलिए या सबसेल बोलिए, या इसको उपकक्षा या सबसेल बोलिए, यही हो जाएगा। और ये हो जाएगा एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ हो जाएगा। समझ गए मेरे बाबू? के, एल, एम, एन क्या हो गया? कक्षा हो गया। और एस, पी, डी, एफ क्या हो गया? उपकक्षा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका कैसे यूज किया जाता है कि के कक्षा में उपकक्षा क्या होगा? एस होगा। के कक्षा में उपकक्षा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। एल कक्षा में उपकक्षा क्या होगा? एस और पी दोनों होगा, एस और पी दोनों हो जाएगा। और एम कक्षा में उपकक्षा कौन होगा? एस, पी, डी, एस, पी और डी तीनों होगा। और एन कक्षा में उपकक्षा चारों हो जाएगा, एस, पी, डी और एफ। समझ गए? इसी से जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फार्मूला होता है, इसी पे आप बैठाइएगा, निकल जाएगा। उससे 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे बढ़ते जाएगा। आपकी कक्षा उपकक्षा जो है आते रहेगी। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हैं किसका? सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है ना, 2, 8, 1। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर जाइएगा तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। तो वही 2s2 और 2p6 जो है वही दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि एल कक्षा में एस और पी दोनों क्या होता है? एक ही होता है। और इसलिए दोनों को जोड़ के 6 और 2 कितना होता है? 8। इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। आप समझ गए ना? 2, 8 और 1। ये क्वेश्चन अरे सर जी आप बहुत लेट कर दिए आते आते, ठीक है ना। यही हो जाएगा 2, 8 और 1। और इसका निकालने के लिए कोई बात नहीं, समझ गए ना? यहाँ तक समझ गए? आप देखिए इसमें जो है ना आपको कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो के में रहेगा 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। याद रखिए 2, 8, 18, 32 के, एल, एम, एन। याद होगा मेरे बाबू? के, एल, एम, एन 2, 8, 18, 32, ठीक है ना। इसके बाद ठीक इसी प्रकार उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, 6, 10, 14 और 2, 8, 18, 32 कक्षा में हो जाएगा। और उपकक्षा में 2, 6, 10, 14 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एस, उसके बाद अब इसकी आकृति देखिएगा तो एस ऑर्बिट का आकृति कैसा होता है? गोलाकार होता है। एस कक्षा का आकृति कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी का डमरूकार होता है। कैसा होता है? पी का डमरू के आकार का होता है। उसके बाद डी का ऑर्बिटल द्विडमरूकार होता है। डी का कैसा होता है? डबल डमरूकार हो जाएगा। और एफ का जो है ना जटिल होता है। एफ का कैसा होता है? जटिल होता है। फिर से सुन लीजिए, एस का कैसा रहता है? गोलाकार। एस का रोज शर्मा गोलाकार, पी का डमरूकार, डी का डबल डमरूकार और एफ का जटिल हो जाएगा। ये सब पहले जानते थे? सब जानते थे? आप बोलिए ना नहीं जानते हैं कैसे? एस का कैसा हो जाएगा? गोलाकार। पी का कैसा हो जाएगा? डमरूकार। डी का कैसा होगा? डबल डमरूकार। और एफ का हो जाएगा तो जटिल आकृति। ये आपको एसपीडीएफ उपकक्षा की आकृति जो है इस तरह से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर पे। तो क्वांटम नंबर जो है ये आपको 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है, ठीक है ना। अब देखिए परमाणु के कक्षक को कैसे भरा जाता है। और परमाणु के कक्षक को भरने के लिए एक नियम आया था, इसी को अफबाउ का नियम जो है कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि परमाणु का किसके नियम के अनुसार परमाणु के कक्षकों को भरा जाता है? तो कौन हो जाएगा? अफबाउ के नियम के अनुसार जो है परमाणु के कक्षक को भरा जाता है। और यह नियम क्या है सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपकक्षक कक्षक में भरे जाते हैं। उसके बाद भरते भरते जो है ये उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। पहले एस को भरेगा, उसके बाद पी को, फिर डी को, उसके बाद एफ को। ये ऐसे भरते भरते जो है वो जाते जाएगा। एस में कितना होगा? 2, एस में 2, पी में 8, एस पी में दोनों एल मिला के एस पी हो जाएगा ना। 2, 8, 18, 32 से भरते जाएगा। अब इसके बाद आता है जो कि पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिक बहुलता नियम। यह आपको जो है इसके बारे में विस्तृत चर्चा जो है वो कल होने वाली है। और आज जो है जो कि होमवर्क दिया गया था बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी का लास्ट ही टॉपिक होने वाला है जो कि टेट्रापोडा वर्ग है, उसमें सरीसृप है, उसके बाद स्तनधारी है। इसको करके इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। और कल जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कोशिका, इससे अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और हम उम्मीद करते हैं बिहार पुलिस से लेकर कोई भी एग्जाम हो, बायोलॉजी का सबसे फेवरेट चैप्टर जो है ये कोशिका होने वाला है कि कैसे कोशिका में विभाजन होता है। पहले कौन देखे थे, कौन आँख मूंद लिए थे, कौन जीवित का खोज किए थे, कौन मृत्यु का खोज किए थे, ठीक है ना। और कौन कब इनको नोबेल प्राइज मिला,
किस क्षेत्र में, ये सारा बात को चर्चा हम कल करने वाले हैं, और आज जो करने वाले हैं ये इससे पहले वाला चैप्टर में करने वाले। कोई दिक्कत विनोद बाबू? चलिए तो बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रेडोपोडा वर्ग जो होते हैं इसी को उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है ना। और अधिकांश जो है ना उभयचर में 2 जोड़े पांव पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 2 जोड़े पांव पाए जाते हैं। एक कक्ष में एक एवं कुछ में पूंछ भी उपस्थित रहता है, यानी कुछ उभयचर में क्या रहता है? पूंछ भी उपस्थित रहता है, ठीक है। यह असमतापी प्राणी होते हैं और ये अंडा भी उत्सर्जन करते हैं। कुछ क्या कहते हैं उभयचर जो है वो अंडा भी देने का काम करते हैं, जैसे कि टोड, ठीक है ना। टोड हो जाएंगे, ये बूफो टोड हो जाएंगे, उसका मेढक हो जाएंगे, उसके बाद आपको हो जाएगा सैलामेंडर, ये सब जो है क्या देते हैं? अंडा भी देते हैं। देखिए अब इसके बाद आगे आते हैं लंग फिश। तो मत्स्य मछलियों के उभयचरों के बीच की कड़ी जो ये लंग फिश कहलाती है। हाँ, मत्स्य मछली और उभयचर के बीच की कड़ी को लंग फिश जो है वो कहा जाता है, यानी मछली और उभयचर के बीच की कड़ी को लंग फिश जो है वो कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर साहब बाद में उनका चेकअप कीजिएगा। हमको ये बता दीजिए कि मछली और उभयचर के बीच को क्या कहा जाता है? लंग फिश। कौन फिश? लंग फिश। ठीक से बोलिए, लंग फिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आते हैं कि मेढक जो है ना किससे सांस लेता है? त्वचा के द्वारा। मेढक जो है वो त्वचा के सांस लेता है, हाँ लेता भी है, बता इसके आगे देखिएगा। क्योंकि उसकी त्वचा जो है उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है। लेकिन स्थल पर जो है वयस्क मेढक अपने फेफड़ा से भी सांस लेता है स्थल पर। जैसे ही पानी में घुसेगा कादो में कैसे सांस लगाइए? त्वचा से सांस लेना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यानी मेढक बहुत खतरनाक चीज है और ये हमेशा बाहर निषेचन करता है, ठीक है ना। याद रखिए, ये बाहर में अपना बाहर में छोड़ देता है जी, बाहर में छोड़ता है, कोई आके अपना समझ रहे हैं ना एक्सपायर कर लेता है। अब इसके बाद आते हैं सरीसृप वर्ग। कौन सा वर्ग? सरीसृप वर्ग। और सरीसृप वर्ग आ भी रहे हैं, आप बैठेंगे कुछ देर में, ठीक है ना। सरीसृप वर्ग समझ रहे हैं ना। देखिए ये अधिकांश स्थलीय प्राणी होते हैं जहाँ जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त होता है। जिनका शरीर कैसा होता है? शुष्क सल्क युक्त होता है, जो कि सल्क जो है किससे बने होते हैं? किरेटिन से बने होते हैं। शुष्क सल्क युक्त जो है ये किरेटिन से बने थे। कैरोटीन अलग है, किरेटिन अलग हो गया, ठीक है ना। वो गाजर वाला कैरोटीन है, बोलिए किरेटिन से बने होते हैं। अब देखिए इसके बाह्य कर्ण में छिद्र नहीं पाए जाते हैं और हृदय सामान्यतः 3 चैम्बरों का होता है। यानी सरीसृपों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर का होता है। अपवाद बताते हैं सर, ये 3 चैम्बरों का होता है। अब परंतु मगरमच्छ जो है ये 4 चैम्बर का होता है। यानी सरीसृप जो है अधिकांश कितने चैम्बर वाले होते हैं? 3 चैम्बर वाले। लेकिन इसमें एक अपवाद है जो कि कौन है? मगरमच्छ। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। और एक और बात याद रखिएगा कि सरीसृप के बाह्य कर्ण में छिद्र जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये असमतापी भी होते हैं और ये अंडा भी देते हैं। ये भी क्या होते हैं? असमतापी के साथ साथ अंडा भी देते हैं। और इसका जो कवच जो बना रहता है, त्वचा जो बना वो किससे रहता है? किरेटिन से बना, कैल्शियम नहीं सर, ये किरेटिन से बना होता है, ठीक है ना। जैसे कछुआ देखें ना, कछुआ हो जाएगा, उसके बाद छिपकली हो जाएगा, घरेलू छिपकली, गिरगिट इसको कहते हैं, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, कराइट, सांप, वाइपर, ये सब जो है ये सब जो है क्या हो जाएगा? सरीसृप वर्ग के अंदर जो आता है। इसके पास कान जो है नहीं होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद आता है पक्षी वर्ग। और हमको ये बता दीजिएगा कि इसका मुख्य लक्षण जो है शरीर के ऊपर पंख जो दिया रहता है, या किसके लिए दिया जाता है? उड़ने के लिए दिया जाता है। पंख किस लिए दिया जाता है? उड़ने के लिए दिया जाता है। और इसमें क्या पाई जाती है? इसके पास एक चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है, जो कि उसके अंतः कंकाल की सबसे लंबी खोखली हड्डी होती है। चोंच जो है मछली में अंतः कंकाल की सबसे पक्षी में क्या होता है? सबसे क्या होती है? लंबी खोखली हड्डी होती है, ठीक है ना, जो कि वायु कोश से युक्त होती है। और वो सांस भी जो है उसके चोंच में ही छिद्र रहता है ऊपर में, उसी से क्या रहती है? वो सांस भी लिया करती है। और इसका चैम्बर हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। पक्षी का हृदय 4 चैम्बर का हो जाएगा। मछली का हाँ देखिए देखिए देख रहे हैं ना तरीका। बर्ड का कितना रहता है? 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। अब देखिए इसका श्वसन जो है ना किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये फुफ्फुस के द्वारा होता है। हाँ वही फेफड़ा ही होगा। आगे बताएगा इसमें जो है ना एक ही अंडाशय होता है। पक्षी में कितने अंडाशय होते हैं? एक ही अंडाशय होते हैं, जो कि क्योंकि प्रायः बायां अंडाशय विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़ा और विरसन जो है 2-2 होते हैं। बाकी गुर्दा, फेफड़ा, विरसन कितने होते हैं? 2-2, लेकिन अंडाशय एक ही होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके इनमें से किसके पास केवल एक अंडाशय होता है? क्या हो जाएगा? पक्षी वर्ग में एक अंडाशय और चैम्बर हृदय में 4। हृदय कितना? 4 चैम्बर हो जाएगा।
और उसके बाद इसके पास सबसे अंतः बाह्य कंकाल कौन हो जाएगा? अंतः खोखली कंकाल कौन हो जाएगा? चोंच। पक्षी वर्ग में अंतः खोखली कंकाल कौन हो जाएगी? चोंच हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा हथियार भी क्या है? चोंच ही है। पक्षी का सबसे बड़ा हथियार क्या है रक्षा करने के लिए? चोंच ही है। मार्ग के बारे में छेद कर देगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, बताइए अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपको अब जो है आपको इसके बाद जो है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और सबसे विशालतम जो है जीवित पक्षी कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच कहा जाता है, ठीक ना। जो कि कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ये हमेशा अफ्रीका में पाया जाता है और यह उड़ने में क्या होता है? असमर्थ होता है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हमको ये बता दीजिएगा कि यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैर में कितने हड्डियां होती है? 2 हड्डियां होती है। क्या हड्डियां होती है? इसके पैर में केवल 2 हड्डियां होती, हाँ वही 2 उंगलियां होती है। 2 उंगली 2 हड्डी होगा ना पैर में। देखिए 2 उंगली होता है, इसको टो कहा जाता है, इसको अंगूठा बोलिए। इस तरह की आकृति का रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो है इसकी आंखें जो है सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है, ठीक है ना। मतलब मुंह छोट, आंख बड़ा रहता है, ठीक है ना। स्थलीय कशेरुक में इसकी मापी जाती है। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह प्राणी जगत में सबसे बड़े अंडे के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ये आपको जो है सबसे बड़ा, ये आपको विशालतम पक्षी हो जाएगा। अब बता दीजिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विशालतम पक्षी कौन है? एमू। एमू है। एमू जो है विश्व का दूसरा हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिच हो जाएगा तो आपको अफ्रीका में, और एमू कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रिच अफ्रीका, एमू ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पैर जो है ना काफी मजबूत होता है। और इसके पैर में कितने उंगलियां पाई जाती है? 3 गो। एमू में कितने? 3 गो। एमू में 3 गो और ऑस्ट्रिच में 2 गो उंगलियां पाई जाती है। अब देखिए इसके बाद जो है पेंगुइन जो है वह उड़ने में क्या होती है? असमर्थ हो जाती है। और यह मुख्यतः जल में रहना पसंद करती है। ये हमेशा जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। अब देखिए इसके बाद जो है जलीय पक्षी में कौन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? पेंगुइन। जलीय में पेंगुइन हो जाएगी। और इसे गुंजन, जो कि इसको हमिंग बर्ड भी कहा जाता है, वो उड़ती है सर जी, लेकिन उल्टा उड़ती है, ठीक है ना। वो उल्टा उड़ने वाली फेमस है, उल्टा उड़ने में फेमस है ये। अब देखिए इसके बाद जो है सबसे छोटा पक्षी जो है वह कौन है? उसी को हमिंग बर्ड बोलिए या गुंजन पक्षी। कोई दिक्कत है बाबू? हमिंग बर्ड को क्या कहते हैं? गुंजन पक्षी। देखिए क्लास चलता रहे तो पूरे सीरियस रहिए, जितना ही दे रही है सीरियस रहिएगा ना। तो देखिए लेटने वाले लेट जाते हैं, ठीक है ना, और सदा के लिए लेटे ही रहते हैं। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। देखिए जब तन और मन से कहीं किसी भी चीज़ को एकाग्र मन से सोचिएगा ना, तब उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ मिलता है, ठीक है ना। ऐसे लेट के सब बोलता है कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है? माइंड जो है रेस्ट करते रहता है। इसलिए लोग कहता है कि पलथी मार के या फिर चेयर पे बैठ के पढ़ने से क्या होता है? लोग एकाग्र होकर पढ़ते रहता है। वैसे तो लेटते हुए आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन वो सोते हुए सपने देखे जाते हैं, बैठ के सपना लोग कभी नहीं देख सकता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू? उम्मीद करते हैं आप एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि आगे और पीछे उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? यही गुंजन पक्षी जो है, यह आगे और पीछे दोनों उड़ सकता है, समझ रहे ना। इन्हें बुझिए कि आगे भी उड़ सकता है, आगे से मार के पीछे से मार के भाग जाएगा, संभव नहीं है। उल्टा करके आपको मार सकता है। याद रखिए हमिंग बर्ड जो है वो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ता है। और यह जो है इसी के साथ साथ वो तेजी से दिशा बदलने में भी माहिर है, ठीक है ना। और इसका जो है ना, इसकी यादाश्त बहुत क्या होती है? तेज होती है। यानी गुंजन पक्षी को एक बार मार के भाग जाइएगा, दोबारा आपको देख लेगा कहीं तो याद रहेगा उसको, यही लड़का उमाकांत चौरसिया को मार के भागा था, ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए इसका यादाश्त क्या होता है? बहुत तेज होता है, जैसे सांप सार। चलिए ठीक है। अब देखिए उसके बाद याद रखिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए भी। उसके बाद क्या है? उड़ते समय जो है इसके हृदय की धड़कन क्या होती है? तेज हो जाती है। और यह जो है 1250 बीट प्रति मिनट, यानी 1250 से 1 मिनट में इसका धड़कन क्या होता है? 1 मिनट के अंदर 1250 वर्ष का धड़कन क्या होता है? धड़क सकता है। सोच सकते हैं जो इतना कुछ जो एक साथ कर सकता है, आगे पीछे भी उड़ सकता है, मतलब उल्टा भी उड़ सकता है, सीधा भी उड़ सकता है, तेजी से दिशाएं बदल सकता है, याद भी इतना तेज रख सकता है, तो उसका हाँ फाइटर पायलट हो गया ये। यानी 1250 जो है इसका हृदय बीट प्रति मिनट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है आपको नर और मादा कबूतर जो है अपने भोजन को संग्रहण करने के बाद जो है बने हुए श्वेत पोषक पदार्थ जो कि अपने नवजात कबूतरों को खिलाते हैं, और वो श्वेत पोषक द्रव्य क्या कहलाता है?
कपोत दूध कहलाता है। क्या कहलाता है? कपोत दूध। वैसे भी कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोत कहा जाता है, और उसके दूध को कपोत दूध बोला जाता है। अपने नवजात को पोषक पदार्थ के रूप में क्या पिलाता है? कपोत दूध पिलाता है। देखिए यह दूध जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा करने में वाली प्रोटीन से युक्त होता है, और कबूतर अथवा जो है नर एम्परर पेंगुइन्स अपने शिशुओं को खिलाने के लिए दूध जैसे पदार्थों का ही प्रयोग जो है वो किया करते हैं। अब इसके बाद आते हैं स्तनधारी, और स्तनधारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैमल्स। मैमल्स जो है स्तनधारी को ही कहा जाता है। और देखिए इसके बाद जो है कि बताइएगा, स्तनधारी के त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। वही भाई रोआ जिसको कहते हैं, रोम पाए जाते हैं। और इसमें बाय कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाय कर्ण पल्लव। और सबसे बड़ा कर्ण पल्लव किसका है? हाथी का। और बाह्य कर्ण पल्लव में हाथी का कर्ण पल्लव अधिक बड़ा रहता है, और जितना बड़ा कर्ण पल्लव रहेगा उतना आवाज जो है अधिक संग्रहित करता है, मतलब अधिक से अधिक दूरी तक की आवाज को कैप्चर कर सकता है। देखिए इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि यह दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि इसके पास पाई जाती है। जो स्तनधारी होते हैं, नाम से स्पष्ट है, स्तन को धारण करने वाला यानी दूध उत्पन्न ग्रंथि करने वाली ग्रंथि जो इसके पास पाया जाता है। ठीक है ना। इनके यह जो है दो जोड़ी पाद चलने दौड़ने के लिए, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए क्या होते हैं? अनुकूल जो है यह होते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी जो है उड़ने और पानी में रहने के लिए भी अनुकूल। ऐसा नहीं है कि स्तनधारी सिर्फ रोड पे रह सकता है, घर में रह सकता है। ये पानी और हाँ ये भी कहीं भी रह सकता है, ये उड़ भी सकता है और पानी में भी रहने के लिए अनुकूल जो है हो सकता है। देखिए कुछ एक स्तनधारी को छोड़कर बाकी सभी स्तनधारी जो है वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। और इसमें कुछ आपको अंडा भी देता है, जिसमें प्रोटोथेरिया जो है आपको अंडा देता है। ठीक है ना। प्रोटोथेरिया जो है आपको क्या देता है? अंडा देता है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे देने वाले स्तनधारी में जरायुज जो आते हैं, बच्चे देने वाले स्तनधारी कहलाते हैं। अब इसके आगे बताते हैं कि अब इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है आपको। यूथेरिया वर्ग में जाएगा, भालू, कुत्ता, बिल्ली सबका नाम दिए हुए हैं। डॉल्फिन, वेल, उसके बाद हाथी, जिराफ, बैल, भारी, ये सब जो आ जाएगा। 3 प्रकार होता है। हाँ मेटाथेरिया, यूथेरिया वर्ग हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसके बाद बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा क्या है? स्तनधारी हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी और सबसे विशाल प्राणी भी ब्लू व्हेल, जो क्या कहते हैं? नीला व्हेल भी कहा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिएगा कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करती है, और यह जो है जन्म के समय भी यह विश्व में सबसे बड़ा विशाल प्राणी मानी जाती है। और इसके वजन में प्रतिदिन कितने पाउंड की बढ़ोतरी होती है? 200 पाउंड। ठीक है। इसके जन्म क्या कहते हैं? हाँ जन्म के बाद में इसमें 200 वजन में 200 पाउंड प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, इसलिए यह सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो है पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी कौन हो जाएगा? अफ्रीकन हाथी। और जलीय प्राणी क्या हो जाएगा? नीली व्हेल या ब्लू व्हेल हो जाएगा। देखिए उसके बाद जो है कि घोड़ा और चूहा में क्या नहीं पाया जाता है? पिताशय नहीं होता है। घोड़ा और चूहा में क्या होता है? पिताशय नहीं पाया जाता है। यानी बिना रीढ़ वाली हड्डी के पशु में पिताशय नहीं पाया जाता है। परंतु रीढ़ वाले पशु होते हुए भी इसके पास, घोड़ा और चूहा के पास रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए इस होते हुए भी जो है इसमें पिताशय नहीं पाया जाता। उससे कहा गया है कि बिना रीढ़ वाली हड्डी के पशु में जो है पिताशय नहीं पाया जाता, लेकिन घोड़ा और चूहा के में रीढ़ की हड्डी है, फिर भी इसमें पिताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है हाँ बीमार पड़ेगा तो क्या नहीं बैठेगा? अब देखिए उसके बाद जो है खरगोश को सुन लीजिए। उसके बाद खरगोश सदस्यों को चेतावनी देने हेतु किस अंग से जमीन पर प्रहार करता है? पिछला पंजा से क्या करता है? जमीन पर प्रहार करता है। यानी अपने आप को जो है चेतावनी देने के लिए, अपने सदस्यों को चेतावनी देने के लिए पिछले अंग से क्या करता है? प्रहार करता है। अब इसके बाद बता दीजिए कि पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कौन हो जाएगी? सुन लीजिए ऑर्कियोस्पेक्ट्रिक्स जो है ये आपको पक्षी और सरीसृप वर्ग क्या हो जाएगी? ये कड़ी हो जाएगी। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि डायनासोर जो हो जाएंगे ना, डायनासोर या किस वर्ग के प्राणी आ जाएंगे? सरीसृप, वो युग हो जाएगा प्राणी, ये भी सरीसृप वर्ग के ही प्राणी हो जाएंगे। और यह जो है आपको 65 बिलियन वर्ष पहले, 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो है विलुप्ति के कगार पर चले गए थे और वर्तमान में विलुप्त ही हैं। आगे बता दीजिए वाला क्वेश्चन है कि इसके पास जो है ना, जिसमें नख, पंजे और जबड़े और दांत और पूंछ होते हैं, ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो है वो
आते हैं, नख पंजा जो है ये सब सही वर्ग के अंदर जो है आते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है ना आपको मेन मोटिव इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ दिया रहता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पर दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। आप उस समय से आप ये सोच रहे हैं कि इस बुक चल कौन रहा है, यही ना, इस तभी से आप चिंतित नजर में आ रहे हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये आपको दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है ना। और ये क्विक बुक के नाम से कहलाता है, इसमें हर एक चीज़ का निचोड़ दिया है, ठीक है ना। इसका ज्योग्राफी भी अच्छा है। हाँ चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कि व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है। ये कुक्कुटो यानी कि मुर्गों का क्या हो जाएगी, किस्म हो जाएगी। देखिए इसमें क्वेश्चन फंसता भी एक कि नीलगाय जो है किस कुल में आती है, हिरण के कुल में। हिरण के कुल में नीलगाय जो है हिरण के कुल में आती है। और सर जी कहाँ आप फंस रहे हैं, हर एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है, पहले बोल दिए ना। क्वेश्चनों के मामले में एफएमएससी सबसे आगे मिलेगा, ठीक है ना। डिस्कशन हो या कुछ भी हो, आपको हर चाहे एग्जाम कोई भी हो, हाँ आपको एग्जाम कोई भी हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहीं से मिलने की संभावना रहती है। अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है ना, आप हर एक वीडियो को उठा के देख लीजिए, हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है फंसते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नीलगाय और हिरण की बात कीजिएगा। नीलगाय किस कुल में आता है, हिरण के कुल में आता है। और वन्य जीव संरक्षण के अनुसार जो है वन्य प्राणी को कितने अनुसूची में बांटा गया है, 6 अनुसूची में बांटा गया है। और नीलगाय उसमें किस अनुसूची में आता है, अनुसूची 3 में आता है। और ये क्वेश्चन अपने सेट में दिए हुए थे, जिस दिन हम यहाँ टेस्ट लिए थे उसमें दिए हुए थे, नीलगाय किस सूची में आता है, अनुसूची 3 में आता है। और वैसे वन्य जीव संरक्षण के हिसाब से कितनी अनुसूची है, 6। वो संविधान की अनुसूची से कोई मतलब नहीं है, इसका अनुसूची अलग हो जाएगा। उस संविधान में 12 अनुसूची है, ठीक है ना। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे खत्म कर दिया गया। कल जो है बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है, कोशिका अवरोधक होने वाला है, इसलिए कल का वीडियो का इंतजार कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और फिर अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। पहले खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे एफएमएससी परिवार को यूँ ही सपोर्ट और धन्यवाद बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।